हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। आज हम लोग जून 2005 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पहले पूछा जाता था। और हमने स्टार्ट किया है 2004 से लेकर के 2012 तक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट पहले करवाता था। और यह पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एनटीए बीच में सीबीएसई कराता था तो उसका पैटर्न तो एकदम अलग था, लेकिन अभी जब एनटीए करा रहा है उसका पैटर्न और यूजीसी नेट का पैटर्न लगभग सेम है। और हर साल जो है लास्ट ईयर से 4-5 क्वेश्चन मान के चलिए कि ज़रूर लास्ट ईयर को पेपर से पूछ देता है। तो इससे क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय। तो इसलिए हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। और हालांकि क्वेश्चंस मैं हिंदी में डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंग्लिश में भी मैं करूँ तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम इंग्लिश में भी स्टार्ट कर देंगे। और अदरवाइज़ हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। या तो आपके पास पेपर हो तो आप पेपर सामने रख करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्लेटो के रिपब्लिक का केंद्रीय विचार है। ऑप्शंस हैं आपके ए स्वतंत्रता, समानता, सौहार्द और न्याय। तो सही आंसर है न्याय। क्वेश्चन सेकंड है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को किए जाने योग्य और आनंदकारी कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शंस हैं बेंथम, मिल, ग्रीन, बार्कर। तो ग्रीन है। क्वेश्चन थर्ड है प्रजातंत्र का मूल सार यह है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति राष्ट्र के संगठक वैविध्यपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करता है और यह सत्य है। एक सेकंड, यह सत्य है कि विशेष हितों का विशेष प्रतिनिधित्व नहीं करता या इसे नहीं करना चाहिए, परंतु इस प्रकार का प्रतिनिधित्व इसकी कसौटी नहीं है। यह वक्तव्य किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शंस हैं आपके अंबेडकर, गांधी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर आपका गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 राजनीतिक सिद्धांत पतन की अवस्था में है, इस दृष्टिकोण का विरोध किसने किया है? तो ऑप्शंस हैं आपके ए डेविड ईस्टन, कोबान, आयशा बर्लिन, जर्मिनो। तो सही आंसर है आयशा बर्लिन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और आर, तो दूसरा उसका कारण आर है। कथन ए जो है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, और साम्राज्यवाद आर जो है कथन आर साम्राज्यवाद राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म देता है। तो यहाँ पे हम पहले भी बताए थे कि आपको दोनों स्टेटमेंट को क्यों की और इसलिए करके कोरिलेट करना है कि क्या दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। अगर तो यानी ऑप्शंस ए होगा ए आर दोनों सही है, और आर जो है कि व्याख्या कर रहा है। अगर नहीं है कर रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट सही है तो यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या नहीं है। तो देखते हैं कैसे। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, यह स्टेटमेंट एकदम सही है और यह स्टेटमेंट लेनिन का है। फिर यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि चरम अवस्था है, क्योंकि साम्राज्यवाद राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म देता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसीलिए यहाँ पे फिर लगाएंगे इसीलिए साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। तो देखिए उस लेनिन के स्टेटमेंट का और इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि साम्राज्य पूंजीवाद की चरम अवस्था और साम्राज्यवाद राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म देता है। तो इसीलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और उसका कारण आर है। कथन ए एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। कारण आर आनंद की गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? कूट ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कूट बी जो है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कूट सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। कैसे ए होगा कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है? तो एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, यह कथन जो है मिल का है।
यहाँ पे देखेंगे कि आप इसके आगे लगाएंगे, एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, क्योंकि आनंद की गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। इस प्रकार से दोनों कथन एक दूसरे से कोरिलेट भी कर रहे हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आविर्भाव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पहला है द प्रिंस, दूसरा लेवियाथन, तीसरा ऑन लिबर्टी, चौथा अ थियरी ऑफ जस्टिस। तो देखते हैं कि उनका आने का क्रम क्या है। वैसे द प्रिंस जो है मैकियावेली की पुस्तक है, लेवियाथन जो है हॉब्स का पुस्तक है, ऑन लिबर्टी जो है मिल का है और थियरी ऑफ जस्टिस जो है रॉल्स का है। अगर मान लीजिए आपको सन नहीं भी याद है, ईयर नहीं याद है, तो आप जैसे कि द प्रिंस मैकियावेली है तो सबसे पहले मैकियावेली आया था विचारक, उसके बाद हॉब्स आया, उसके बाद मिल आया, उसके बाद रॉल्स आया, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। तो वैसे द प्रिंस 1532 में आया था और हॉब्स का लेवियाथन 1651 में आया और मिल का जो ऑन लिबर्टी 1959 में आया और अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में। तो देख लेते हैं क्रम क्या है। सबसे पहले द प्रिंस आया, फिर लेवियाथन आया, फिर ऑन लिबर्टी आया, फिर थियरी ऑफ जस्टिस। यानी ऑप्शंस में देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शंस बी जो है, ऑप्शन बी जो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। निम्न अवधारणाओं को उनके आविर्भाव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पहला है आपका अतिरिक्त मूल्य, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मंडल सिद्धांत, तीसरा सामान्य इच्छा और चौथा एक आयामी व्यक्ति। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी जो है तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, सी है दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, डी जो है चौथा, पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका जो है वह सी हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे सी होगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मॉडल जो है कौटिल्य का है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मंडल सिद्धांत जो है कौटिल्य का है। सामान्य इच्छा जो है रूसो का है और एक आयामी व्यक्ति जो है मार्क्यूस का है। तो अगर मान लीजिए आपको सन भी नहीं याद है तो सबसे पहले प्राचीन कालीन विचारक जो है कौटिल्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन सेकंड पहले आएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं रूसो आता है, सामान्य इच्छा हो गया, फिर पहला हो गया मार्क्स, फिर लास्ट में मार्क्यूस। तो इस प्रकार से आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9। सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दें। सूची 1 में विचार दिए गए हैं, सूची 2 में विचारक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा विचार किस विचारक ने दिया है। विचार में क्या है, पहला है स्वतंत्र होने को बाध्य, दूसरा है आधार और ऊपरी ढांचा, तीसरा स्वतंत्रवाद, चौथा जो है अधिकाधिक व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता। विचारक बेंथम, जेएस मिल, रूसो, नोजिक, मार्क्स। ऑप्शंस आपके यानी यहाँ पे कूट जो दिए हुए हैं मिलान करना है, तो देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो स्वतंत्र होने को बाध्य यह विचार जो है रूसो ने दिया है। आधार ऊपरी ढांचा जो है वह मार्क्स ने दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ए का जो तीसरा है, तो यानी कि या तो ऑप्शन ये हमारा देखिए पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, चौथा एलिमिनेट, यानी दो में से बी और सी में से एक होगा। तो देख लेते हैं पहले में भी तीसरा दिया है, अगर हमको आधार ऊपरी ढांचा मार्क्स का है तो यानी यहाँ पे सीधे आंसर बी हो जाएगा। लेकिन आगे हम देखते हैं स्वतंत्रवाद नोजिक का है और सी का चौथा, और अधिकाधिक व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता जो है बेंथम का है।
तो इस प्रकार से हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। सूची 1 पुस्तकें हैं, दूसरा जो है सूची 2 जो है लेखक हैं। तो सूची 1 में क्या है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल थियरी, द फाउंडेशन ऑफ द 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट। लेखक हैं चार्ल्स वर्थ, डेविड ईस्टन, आर्नेल्ड ब्रेख्त, ग्राहम वालस, रॉबर्ट डहल। तो देखते हैं मिलान करके कौन सा ऑप्शंस हमारे सही हैं। तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यह जो है ग्राहम वालस का है। अगर आपको पहला पता है कि पहले का आंसर जो है चौथा है, तो इस प्रकार से हम 2 एलिमिनेट कर देंगे, सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें ए और बी में से एक चूज करना है। तो देखते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, यह जो है रॉबर्ट डहल का है। तो यानी ए का चौथा हो गया, बी का 5वां हो गया। इस प्रकार से तो ए हो गया हमारा आंसर, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, ये जो है चार्ल्स वर्थ का है। फिर है पॉलिटिकल थियरी, द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, तो ये है आर्नेल्ड ब्रेख्त का तीसरा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं आपके, ए मार्क्सवादी, बी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, सी जो है न्यायवादी, डी व्यवस्था उपागम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा न्यायवादी, जो है पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कैसे जानेंगे कि पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है? तो जो मार्क्सवादी है वो मार्क्स ने दिया, तो मार्क्स जो है वह प्राचीन कालीन विचारक भी नहीं है और वह परंपरागत उपागम के अंतर्गत आता नहीं है। फिर दूसरा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो है वह आमंड और पावेल का है, जो आधुनिक युग के विचारक हैं और उन्होंने पारंपरिक नहीं यानी व्यवस्था सिद्धांत उपागम के अंतर्गत इन्होंने अपना थॉट दिया है। तीसरा जो है न्यायवादी, यह प्लेटो का है। और चौथा जो है व्यवस्था उपागम, यह जो है डेविड ईस्टन का है। तो इस प्रकार से देखें तो ये तीनों जो हैं यह आधुनिक उपागम के अंतर्गत आते हैं, और सी जो है न्यायवादी जो है प्राचीन या पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का तत्व नहीं है? ऑप्शंस है आपके समानता, विभेदीकरण, संपत्ति और सामर्थ्य। सही आंसर है संपत्ति। यह जो है राजनीतिक विकास का तत्व लुसियन पाई से संबंधित है। समानता, सामर्थ्य को क्षमता और विभेदीकरण, यह तीनों उन्होंने राजनीतिक विकास के तत्व के रूप में व्यक्त किया है। और इनकी लुसियन पाई की पुस्तक जो है वह है एज एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 13 है, पेरेटो किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके, अभिजन वर्ग का संगठनात्मक सिद्धांत, अभिजन वर्ग का आर्थिक सिद्धांत, अभिजन वर्ग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अभिजन वर्ग का बहुलवादी सिद्धांत। तो सही आंसर है आपका अभिजन वर्ग का बहुलवादी सिद्धांत। क्वेश्चन 14 है, क्रांति के कारण के रूप में विरोधाभास किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके, क्रांति का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, क्रांति का मार्क्सवादी सिद्धांत, क्रांति का माओवादी सिद्धांत, या क्रांति का डेब्रो सिद्धांत। सही आंसर है क्रांति का माओवादी सिद्धांत। और जो माओ की पुस्तक भी है एक, कंट्रोवर्सी ऑफ, उनकी पुस्तक है ऑन कंट्राडिक्शन, जो 1952 में आया था। उसी पे बेस्ड है कि क्रांति के कारण के रूप में विरोधाभास किससे संबंधित है। अगर ऐसे भी पूछ दे कि विरोधाभास विचार किससे संबंधित है, तो ऑन कंट्राडिक्शन जो है यह माओ की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15,
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन ए, संविधानवाद का अनिवार्य लक्षण सीमित सरकार है। कथन आर जो है, सरकार हित समूहों में सीमित होती है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? तो ऑप्शन से आपके ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। तो संविधानवाद का अनिवार्य लक्षण सीमित सरकार है, यह कथन जो है एकदम सही है। लेकिन जो आर दिया है, सरकार हित समूहों से सीमित होती है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार कभी भी हित समूहों से सीमित नहीं होती है। क्वेश्चन 16, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा उसका कारण आर। कथन ए, इंग्लैंड में बहुल कार्यवाहिका है। कारण आर, इंग्लैंड में राज्य का प्रधान सरकार के प्रधान से भिन्न है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सही है? तो कूट ए जो है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी जो है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है और आर सही है। तो इंग्लैंड में क्या है, बहुल कार्यवाहिका नहीं है। और आर, इंग्लैंड में राज्य का प्रधान सरकार के प्रधान से भिन्न होता है क्योंकि वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विचारों और अवधारणाओं को उसके उद्भव के क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें। तो पहला है स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, दूसरा है कूटकरण, तीसरा है अभिजन का परिसंचरण, चौथा है पेरेस्ट्रोइका। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा है बी पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, सी पहला, तीसरा, चौथा, और डी जो है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पहला। यहाँ पे देखिए पहला जो है प्लेटो से रिलेटेड है, दूसरा जो है पेरेटो से रिलेटेड है और तीसरा गोवार्चवे से रिलेटेड है। कूटकरण आई थिंक मार्क्स से रिलेटेड है, इसको मुझे कंफर्म नहीं पता, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित पुस्तकों को उसके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें। पहला जो है पब्लिक ओपिनियन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी, दूसरा है मॉडर्न डेमोक्रेसी, तीसरा है फेडरल गवर्नमेंट केसीवियर, चौथा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट फाइनर। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन सी दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, डी जो है दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा कि सबसे पहले जो है आगमन का क्रम जो है सबसे पहले आया था मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसके बाद जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, फिर तीसरा जो फेडरल गवर्नमेंट और फिर चौथा है पब्लिक ओपिनियन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी। यानी पहला ये हो गया आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, आधुनिकीकरण की राजनीति, राजनीतिक ह्रास। सूची 2 में दिया राइटर का नाम हंटिंगटन, एप्टर, आमन, बर्बा और रिंग्स। तो चलिए मिलाकर देख लेते हैं। राजनीतिक विकास जो है रिंग्स का है, राजनीतिक संस्कृति जो है बर्बा का है, आधुनिकीकरण की राजनीति एप्टर का है, राजनीतिक ह्रास जो है हंटिंगटन का है। तो इस प्रकार से अगर हमें पता है कि राजनीतिक विकास जो है रिंग्स का है, यानी ए का चौथा ऑप्शन, तो इस पे चले जाएंगे और बाकी जो है ऐसे तो एलिमिनेट हो जाएगा, बट देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति जो है वह, वैसे राजनीतिक संस्कृति आमन और बर्बा दोनों ने दिया है, तो ऑप्शन बी का जो है
तीसरा हो जाएगा राजनीतिक आधुनिकीकरण की राजनीति एप्टर का है, तो ऑप्शंस बी हो जाएगा। और राजनीतिक हरास जो है हंटिंगटन का है, तो सीधे आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 का सूची 2 के साथ मेल बिठाएं तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्वान का नाम दिया है, सूची 2 में अवधारणाएं दिया है। सूची 1 में पेरेटो, लेनिन, ग्रीन, एक्सटीन और अवधारणाएं कौन कौन सी है? प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का आदर्शवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का ग्रीक सिद्धांत, प्रजातंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आप सीधे देखिए, अगर आपको पता है कि ग्रीन जो है सीधे आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा है, ऐसे आप देख सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस पे जाएं तो सी का क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका, सी का ऑप्शन दूसरा। ये यानी कि पहला और दूसरे में दिया हुआ है, तो आपका डी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया। फिर आप देखेंगे कि लेनिन जो है मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो बी का जो है आपका सीधे 5वां हो जाएगा। तो इस प्रकार सीधे आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट भी देख रहे हैं, तो पेरेटो जो है वो अभिजन सिद्धांत से संबंधित है और एक्सटीन जो है बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक का नाम है। ऑप्शंस हैं A.N. पालकीवाला, बी शिवा राव, बी आर अम्बेडकर, डी बसु। तो सही आंसर है बी शिवा राव। नेक्स्ट है राज्य स्वायत्त प्रलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कूटों में सही क्रम पहचाने। तो पहला है सरकारिया आयोग को अकाली सरकार द्वारा दिया गया मेमोरेंडम, दूसरा राजमन्नार समिति प्रतिवेदन, तीसरा श्रीनगर कनक्लेव संकल्प, चौथा है पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सरकारिया आयोग को अकाली सरकार द्वारा दिया गया मेमोरेंडम जो है 1978 में आया था। फिर राजमन्नार समिति जो है 1971 में, श्रीनगर कनक्लेव संकल्प जो है 1973 और पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम जो है 1977 में। तो देखते हैं, क्रम जान लेते हैं। तो सबसे पहले राजमन्नार प्रतिवेदन 1971 में आया, तो यानी दूसरा, तो इसमें दूसरा पहले दिया है, तो यानी बी एलिमिनेट हो गया। फिर देखते हैं कि दूसरे नंबर पे आपका श्रीनगर कनक्लेव 1973, तो यानी इसमें पहले बी और फिर दूसरे पे तीसरा दिया है, तो किसी में भी नहीं दिया है, तो इससे सारा एलिमिनेट हो जाएगा और ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम जो 1977 में, और सबसे लास्ट में सरकारिया आयोग को अकाली सरकार द्वारा दिया गया प्रतिवेदन 1978 में। नेक्स्ट है, इस प्रकार से आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर है, निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर चुनें। कथन ए है कानून के समक्ष समानता भारत सरकार पर लागू नहीं होता है। आर जो है, कारण आर जो है भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन से आपके दोनों ए आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए आर सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी जो है ए सही है परंतु आर गलत है। डी जो है ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पे है सी, कि ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे है कि कानून के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, यह कथन एकदम सही है। और दूसरा जो दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कोई भी काम करता है वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करता है। तो इस तरह से ऑप्शन सेकेंड जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, नीचे दो कथन दिए गए, कथन ए और दूसरा कारण आर, निम्नलिखित कूटों को सही उत्तर चुनें। कथन ए जो है भारतीय संविधान केवल नाम के लिए संघीय है। कारण आर, संघीयकरण की प्रक्रिया केंद्र को दुर्बल और राज्यों को सबल बनाती है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि और इसलिए लगा करके। क्योंकि भारतीय संविधान केवल नाम के लिए संघीय है, क्योंकि संघीकरण की प्रक्रिया केंद्र को दुर्बल राज्य को सबल बनाती है, इसीलिए भारतीय संविधान केवल नाम के लिए संघीय है। तो दोनों का कोई मेल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस ए, दोनों ए आर सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। बी जो है दोनों ए आर सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं है। सी ए गलत है परंतु आर सही है। डी ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। कथन ए जो है एकदम गलत है कि भारतीय संविधान केवल नाम के लिए संघीय नहीं है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। परंतु आर सही है। संघीकरण की प्रक्रिया केंद्र को दुर्बल और राज्य को सबल बनाती है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 के साथ मेल बिठाएं तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में आपका दिया है एक्ट भारत, पहला जो है भारत सरकार का अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, यूएसए का संविधान, आयरलैंड का संविधान। तो यहाँ पे सूची 2 में दिया है कानून का राज्य, संघीय पद्धति, राज्य की नीति निर्देशकता, तो न्याय की स्वतंत्रता। आप सबको पता है कि आयरलैंड का संविधान जो है वहाँ से क्या लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशकता। तो अगर आपको ये पता है तो आप सीधे जाइए डी का क्या होगा, ऑप्शन 3। तो यानी आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। अब सीधे आंसर आप बी भी लगा सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार का अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है कि संघीय पद्धति को अपनाया गया है। ब्रिटेन का संविधान से कानून का राज्य लिया गया है, विधि का शासन भी कहते हैं। और यूएसए से क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। सूची 1 राज्य और सूची 2 नेता के साथ मेल बिठाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 में राज्य दिया है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो ये देखिए उस समय का दिया हुआ है कि जब 2005 में यह पेपर बना था, उस समय कौन नेता, मतलब कौन इससे संबंधित, किस राज्य से। तो इसमें देखेंगे महाराष्ट्र से शरद जोशी, उत्तर प्रदेश से महेंद्र सिंह टिकैत जो आज के समय, तीसरा जो है हरियाणा से घासीराम नैन और पंजाब से अजमेर सिंह लखोवाल संबंधित हैं। यह 2005 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो आपको प्रेजेंट में देखना होगा कि कौन सा जो नेता है किस स्टेट से संबंधित है या किस पार्टी से संबंधित है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले साल भी कि पार्टी का चिन्ह पूछा जाता है या पार्टी के प्रमुख पूछा गया है। और कभी कभी पूछा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे मिलान में दे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है संविधान, संसद, जनता, संसद और राज्यों का विधान मंडल। तो सही आंसर है जनता। नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शंस आपके फिरोज शाह मेहता, एम.एन. रॉय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही आंसर आपका है दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वर्तमान भारतीय संविधान में, अब इसमें देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। 395 धाराएं और 9 अनुसूचियां हैं। बी है 395 धाराएं, 12 अनुसूचियां हैं। और सी जो 372 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं। डी जो है 370 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको तो सबको पता है 395 धाराएं और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के कालक्रम में व्यवस्थित करें कि कौन सा राज्य कब बना। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, पंजाब, नागालैंड। अब इसका क्रम देख लेते हैं और कूट यहाँ पे दिया है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सबसे पहले जो है ऑप्शंस ए इसमें सही है, क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ 1960 में, फिर आंध्र प्रदेश का हुआ, इसका सन तो मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, बट सेकंड जो है आंध्र प्रदेश है, और थर्ड पे है पंजाब जो 1996 में बना था, और नागालैंड जो है 1963 में बना था। तो इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन 31, संगठन की मानवीय संबंध विचारधारा का संकेंद्रण है। ऑप्शंस हैं आपके औपचारिक संगठन, विशिष्टीकरण, अनौपचारिक संगठन, लाल फीताशाही। तो सही आंसर है आपका अनौपचारिक समूह। 32 निर्णयन की प्रक्रिया में जिस विचारक ने बुद्धिमत्ता प्रारूप एवं विवरण गतिविधियों को सम्मिलित किया है उसका नाम है वाइट, वाल्डो, हर्मन, साइमन, हेनरी फ्योल, चेस्टर बर्नार्ड। तो सही आंसर है आपका हर्बर्ट साइमन। 33 कार्मिक प्रशासन में सुधारों पर फुलटन समिति 1968 के प्रतिवेदन का संबंध जिस देश से है वह है। ऑप्शन है आपके फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। तो सही आंसर है इंग्लैंड से संबंधित है। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से किसके परिप्रेक्ष्य में पैतृक नौकरशाही का मैक्स वेबर के विचार विवेक सम्मत नौकरशाही के प्रकार से भिन्न है। ऑप्शंस हैं आपके अनुबंध आधारित नियुक्ति, अधिकारियों की योग्यता पर आधारित नियुक्ति, अस्वतंत्र अधिकारीगण, और डी जो है तकनीकी विशेषज्ञों का पदानुक्रम। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा कि अधिकारियों की योग्यता आधारित नियुक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 भारतीय संसद की अनुमान समिति नहीं करती है। ऑप्शंस हैं आपके नीति अंतर्गत किए गए धन संबंधी प्रावधानों का परीक्षण, बी जो है उसका परीक्षण की धन का व्यय सेवाओं पर या जिन उद्देश्यों से सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी उन पर या जिनके लिए शुल्क लिया गया उन पर किया गया। सी जो है संगठन की कार्यकुशलता में मितव्ययिता एवं उन्नयन संबंधी सुझाव, और डी जो है प्रशासन में कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता लाने के बारे में वैकल्पिक नीतियों का सुझाव। तो यहाँ पे पूछ रहा है सम्मिलित नहीं किया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही है कि इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी जो 3 है उसको सम्मिलित किया गया कि भारतीय संसद की अनुमान समिति के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 इसको अम्बुडस मैन भी बोलते हैं, लेकिन अम्बुडस समान संस्था यहाँ पे दे दिया गया है, अम्बुडस बोलते हैं। संस्था का उदय किस देश में हुआ है उसका नाम है। तो ऑप्शन है आपके डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन, और इसी को भारत में लोकपाल के रूप में जाना जाता है। 37 जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में मैक्स वेबर राइटर का नाम दिया है, मैक्स वेबर, एल उर्विक, मार्टिन एल्ब्रो, माइकल क्रोजियर, और सूची 2 में उनके बुक का नाम या कहिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द ब्यूरोक्रेटिक्स फिनोमिनन और ब्यूरोक्रेसी। तो चलिए मिला करके देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर का जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, एल उर्विक का आपका हो गया द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मार्टिन एल्ब्रो का हो गया आपका ब्यूरोक्रेसी, और माइकल क्रोजियर का द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिनन। यानी इस तरह से ऑप्शंस सी आपका जो है सही हो जाएगा। अगर आपको पता है कि माइकल क्रोजियर ने द ब्यूरोक्रेटिक
फिनोमिनन लिखा है, तो आप सीधे इसको एलिमिनेट करके डी का तीसरा ऑप्शन सी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वह कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मानव संबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधवाद, निर्णय निर्माण प्रक्रिया, संप्रेषण का सिद्धांत। सूची 2 जो है FW टेलर, एल्टन मेयो, कार्ल डाइस, हर्बर्ट साइमन। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए आप देख सकते हैं। अब इसको मिला के देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मानव संबंध सिद्धांत जो है वह एल्टन मेयो ने दिया है। अगर आपको पता है कि मानव संबंध सिद्धांत जो है एल्टन मेयो से है, तो आप सीधे जाइए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। तो ए का जो है दूसरा, तो इस तरह देखिए कि ऑप्शंस सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और सीधे आंसर जो है बी सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधवाद, यह जो है FW टेलर का है। निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत या निर्णय निर्माण सिद्धांत भी बोलते हैं, तो हर्बर्ट साइमन का हो गया। संप्रेषण सिद्धांत जो है कार्ल डाइस का हो गया। नेक्स्ट है 39। लोक प्रशासन के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों को उनके आविर्भाव विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका शास्त्रीय उपागम, व्यवहारवादी उपागम, नीति उपागम, मानवीय संबंध उपागम। ऐसे क्वेश्चंस NTA नेट के द्वारा पूछे भी गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं उसका क्रम क्या है, आविर्भाव का क्रम। ऑप्शंस यहाँ पे आप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ ऑप्शंस बी जो है सही है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, शास्त्रीय उपागम या पारंपरिक उपागम भी कह सकते हैं, यह आया। फिर उसके बाद क्या आया, मानव संबंध उपागम आया। फिर उसके बाद व्यवहारवादी उपागम आया और सबसे लास्ट में नीति उपागम आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और तथा दूसरा कारण आर है। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनें। कथन ए, ई गवर्नेंस ने सुशासन का मार्ग प्रशस्त किया। कथन आर, सुशासन के एक गुण के रूप में पारदर्शिता को केवल मात्र ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं आपके ए आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ए आर ऑप्शन बी जो है ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं कैसे सही आंसर ए होगा। ई गवर्नेंस ने सुशासन का मार्ग प्रशस्त किया है, यह एकदम सही स्टेटमेंट है। क्योंकि सुशासन के एक गुण के रूप में पारदर्शिता को केवल मात्र ई गवर्नेंस के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसीलिए ई गवर्नेंस ने सुशासन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये बात सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से ही जो है गवर्नेंस का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41। व्यापार में संलग्न राज्य का सिद्धांत, थियरी ऑफ द ट्रेडिंग स्टेट, किसका संबंध है। ऑप्शंस हैं आपके एडम स्मिथ, लेनिन, रोजे क्रेजो, रॉबर्ट कॉक्स। तो सही आंसर है आपका रोजे क्रेजो। 42 क्वेश्चन नंबर 42। स्वामी वर्ग का राष्ट्रीय हित किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस हैं आपके यथार्थवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत और नौ यथार्थवादी सिद्धांत। तो सही आंसर है आपका नौ यथार्थवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत की वकालत की थी। ऑप्शंस हैं सीमित संप्रभुता, परम संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सीमित संप्रभुता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। बिम्स्टेक के नवीन सदस्य राज्य हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि बिम्स्टेक के नवीन से, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो अभी भी पूछा जाता है, तो उस टाइम पूछा गया था। ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान,
भूटान और अफगानिस्तान, नेपाल और लाओस। सही आंसर आपका हो जाएगा नेपाल और भूटान। 45 भारत का आणविक सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है आपके विश्वसनीय, न्यूनतम प्रतिरोध, आणविक प्रसार, पारंपरिक, सुनिश्चितता, विनाश, प्रथम प्रयोग, रणनीति। तो सही आंसर है आपका विश्वसनीय, न्यूनतम प्रतिरोध। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और तथा दूसरा कारण आर है, निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनें। कथन ए, पर्यावरण एक विश्वव्यापी समस्या है। कारण आर, अर्थ समिट में इस मुद्दे की चर्चा की गई है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। दोनों ए आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी, दोनों ए आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे। पर्यावरण विश्वव्यापी समस्या, ये कथन एकदम सही है। अर्थ समिट में इस मुद्दे की चर्चा की गई थी, ये भी सही है। अगर यहाँ पे देखें, इसीलिए पर्यावरण विश्वव्यापी समस्या है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण विश्वव्यापी समस्या इसीलिए अर्थ समिट में इस मुद्दे की चर्चा की गई थी। तो यहाँ दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पर्यावरण की समस्या बहुत पहले से विद्यमान है। तो इस तरह ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट है आपका 47। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए है, दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। कथन ए है, संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राज्यों के लिए सामूहिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है। कारण है, सामूहिक सुरक्षा सहमति द्वारा विभिन्न राज्य सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके, दोनों ए आर सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या है। दोनों ए आर सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। और ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शंस जो है ए जो है सही आंसर है। देख लेते हैं कैसे। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राज्य के लिए सामूहिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा सहमति के द्वारा विभिन्न राज्य सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करते हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राज्य के लिए सामूहिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से व्याख्या कर रहा है, तो इस तरह ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है 48। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन के महासचिव के पद ग्रहण करने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस हैं आपके, कुर्ट ब्लाडेम, डाग हैमरशोल्ड, यूथॉन्ट, बुतर घाली। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है डाग हैमरशोल्ड, फिर उसके बाद यूथॉन्ट आए और फिर उसके बाद आए कुर्ट ब्लाडहेम और फिर चौथे नंबर पे बुतर घाली। तो इस तरह ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मेल बिठाएं और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनें। सूची 1, क्षेत्रीय जल, अनन्य आर्थिक जोन, महादेशी शेल्फ, अंतर्राष्ट्रीय जल। सूची 2, 200 समुद्री मीलों का संसाधनों का संदोहन, समुद्री सतह का संदोहन, प्रभुसत्ता, राज्य की सीमा के बाहर का जल। चलिए मिला के देख लेते हैं। क्षेत्रीय जल जो है वह किससे संबंधित है? प्रभुसत्ता से। अनन्य आर्थिक जोन वह है 200 समुद्री मीलों का संसाधनों का संदोहन। महादेशी शेल्फ यह समुद्र सतह का संदोहन। और अंतर्राष्ट्रीय जल जो है राज्य की सीमा के बाहर का जल। तो इस तरह ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। इसमें देखिए पहला जो है वह तीसरा, अगर पता है कि पहले का तीसरा होगा तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी ए और सी बचा। फिर देखेंगे अनन्य आर्थिक जोन, वो भी इसमें दिया हुआ है पहला। फिर महादेशी शेल्फ समुद्री सतह का दोहन,
तो दूसरा इस प्रकार ऑप्शन सी जो है यहाँ पे डायरेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। सूची 1 का सूची 2 के साथ मेल बिठाएं और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। सूची 1 में विल्सन सिद्धांत, कार्टर सिद्धांत, निक्सन सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, मिला के देख लेते हैं। सूची 2 में दिया है स्वतंत्र लोगों का समर्थन, मित्रों का समर्थन, पार्शियल खाड़ी का आधिपत्य, हस्तक्षेपवादी नीतियाँ। तो विल्सन ने दिया था सबसे पहले स्वतंत्र लोगों का समर्थन। तो अगर इसको पता है कि ए का स्वतंत्र लोगों का समर्थन होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए का पहला। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। कार्टर सिद्धांत यह है मित्रों का समर्थन, फिर है निक्सन सिद्धांत, यह है हस्तक्षेपवादी नीति, और ट्रूमैन सिद्धांत पर्शियन खाड़ी का आधिपत्य। तो आज के लिए 2005 का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जून का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पेपर कैसा रहा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।